लॉ क्या होता है? मैंने बोला था पार्शियल प्रेशर सोल्यूबिलिटी का और मोल फ्रैक्शन सोल्यूबिलिटी मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर इसका रिलेशन बताने का काम किया था। ये भी देखा था उसको यूज कहाँ पे करेंगे, ये भी देखा था उसको लिमिटेशन क्या रहेगा। यहाँ तक हो गया था, टॉपिक क्लोज कर। ठीक है, पहली बात आती है वोलेटाइल दूसरा रहेगा नॉन वोलेटाइल। क्या फर्क होता है? जो सब्सटेंस नॉर्मल कंडीशन में इजीली इवेपोरेट होता है उसको बोलेंगे वोलेटाइल, और जो इजीली इवेपोरेट नहीं होगा उसको बोलेंगे नॉन वोलेटाइल। ठीक है, अब क्वेश्चन में आता है कि ये वोलेटाइल डिपेंड किसके ऊपर करेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, एक हमने बोला कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी स्ट्रॉन्ग, तो इस सब्सटेंस को बोलेंगे हम लोग नॉन वोलेटाइल। तो बोलेंगे नॉन वोलेटाइल। सेकंड कंडीशन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वीक। So what is the relation between volatileness and force of attraction? What is the relation between intermolecular force of attraction and volatileness? Inversely proportional तो हम लिख सकते हैं volatility is inversely proportional to intramolecular force of attraction. इंट्रामोलिकुलर नहीं, इंट्रामोलिकुलर। ठीक है, तो यहाँ से पता चलेगा इनमें से कौन ज्यादा वोलेटाइल रहेगा और कम वोलेटाइल रहेगा। एग्जाम्पल लेते हैं। पहला जो हमारा एग्जाम्पल है, यहाँ लिया हमने H2O और कंपेयर किया हमने इसको O2 के साथ। लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड वाटर दोनों अभी लिक्विड स्टेट में है। कौन इजीली इवेपोरेट होगा? ऑक्सीजन। तो इन दोनों में से किसका वोलेटाइलनेस ज्यादा होगा? इसका रीजन क्या होगा? O2 और O2 के बीच में कौन सा अट्रैक्शन रहेगा? इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। और वाटर में कौन सा होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा अट्रैक्शन ज्यादा होता है? इसका मतलब H2O जो रहेगा उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो H2O का वोलेटाइलनेस ज्यादा होगा या कम होगा? सेकंडली हमने वाटर को यूज किया और साथ में हमने यहाँ पे लिक्विड हाइड्रोकार्बन को कंसीडर किया। कौन सी हाइड्रोकार्बन को? लिक्विड। तो ये जो हाइड्रोकार्बन है ये भी लिक्विड स्टेट में है, यहाँ पे जो वाटर है ये भी लिक्विड स्टेट में है। क्वेश्चन पूछा जाएगा इन दोनों में से कौन इजीली इवेपोरेट होगा? किसका वोलेटाइलनेस ज्यादा होगा? पता कहाँ से चलेगा? ये पोलर है नॉन पोलर? तो होना चाहिए डाइपोल डाइपोल, लेकिन वाटर और वाटर के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सा है? और यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो रहेगा इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। और कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है? तो हाइड्रोजन वाटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो उसका वोलेटाइलनेस कम होगा, और किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है? उसका वोलेटाइलनेस ज्यादा होगा। तो वोलेटिलिटी मतलब वोलेटाइलनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलेंगे? वोलेटिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी में आता है अब वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? लिक्विड से गैस में जाना या गैस से लिक्विड में आना? समझ में आया ना? तो लिक्विड को जब गैस में कन्वर्ट करेंगे इसका मतलब वो वोलेटाइल है या नहीं है ये चेक करेंगे। सपोज हम गैस को लिक्विड में लेके आ रहे हैं तो उसका लिक्विडिफिकेशन बोल सकते हैं। तो लिक्विडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? गैसियस सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो दोनों सेम है या उल्टे? तो जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा वो इजीली इवेपोरेट होगा या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है।
तो लिक्विफाई करने के टाइम पे कौन इजीली लिक्विफाई होगा? जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा तो पास लाना इजी होगा या दूर लेके जाना? मतलब आपको वोलेटाइल लिस्ट के बारे में पूछा गया है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन जब ये पूछा जाएगा कौन इजीली लिक्विफाई होगा तो कैसे देखेंगे? जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा वो इजीली लिक्विफाई होगा। समझ में आ रहा है ना? तो पहला था वोलेटाइलनेस और दूसरा रहेगा लिक्विफैक्शन। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा वो इजीली लिक्विफाई होगा और जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा वो इजीली लिक्विफाई नहीं होगा। एग्जांपल के लिए मैंने बोला मेरे पास यहाँ पे H2O जो है वो गैसीय स्टेट में है और मेरे पास यहाँ पे HCl जो है ये भी गैसीय स्टेट में है और दोनों को किस में कन्वर्ट करना है? लिक्विड में। तो लिक्विफैक्शन होगा या वोलेटाइलनेस होगा? लिक्विफैक्शन। आप मुझे बता सकते हो इनमें से कौन इजीली लिक्विफाई होगा? H2O की इजीली लिक्विफाई होगा क्योंकि H2O के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? लेकिन HCl और HCl में डाइपोल, क्योंकि HCl पोलर है नॉन पोलर है। तो एक में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो दूसरे में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सा है? डाइपोल। और एक में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जिसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा वो इजीली क्या होगा? समझ में आ रहा है? लिक्विफाई करने के लिए टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा? समझ में आ रहा है? हाँ। अब मैंने बोला यहाँ पे टेम्परेचर रखा है मैंने 50 डिग्री सेल्सियस ये गैसीय स्टेट में है और ये भी टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है और ये भी गैसीय स्टेट में है। तो इस टेम्परेचर के ऊपर दोनों कौन से स्टेट में है? अब धीरे धीरे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे कम करेंगे? तो वो कौन से स्टेट से कौन से स्टेट में जाएंगे? समझ में आ रहा है? तो हमने क्या किया? टेम्परेचर कम करते हुए लेके आ रहे हैं और टेम्परेचर Tx पे ये लिक्विफाई हो गया। कौन? H2O। और वैसे हमने किसका टेम्परेचर कम किया? HCl। और इसका टेम्परेचर कम करते आए और टेम्परेचर Ty पे ये क्या हो जाएगा? लिक्विफाई हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ Tx और Ty में से कौन सा वैल्यू ज्यादा रहेगा और क्यों? 30 सेकंड का टाइम है, किसी का आवाज नहीं आएगा। क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, बाद में टाइम शुरू हो जाएगा। दोनों नॉर्मल टेम्परेचर पे 50 डिग्री सेल्सियस पे दोनों गैसीय स्टेट में टेम्परेचर को कम करेंगे तो गैस में से लिक्विड में आएंगे। वाटर का टेम्परेचर कम किया तो Tx टेम्परेचर के ऊपर क्या हुआ? वो लिक्विफाई हुआ। और हमने HCl को लिक्विफाई किया कौन से टेम्परेचर के ऊपर? Ty के ऊपर। तो ये पता लगाना है कि Tx और Ty में से कौन सा ज्यादा रहेगा। टाइम 30 सेकंड शुरू हो गया, आवाज किसी का नहीं है। कितने लोग? Ty ज्यादा होगा। Ty ज्यादा होगा। Tx ज्यादा होगा। राइट। क्या लगता है? Tx ज्यादा होगा। ये इजीली लिक्विफाई होगा या नहीं होगा? आपको करना क्या? लिक्विफाई करने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना है या कम करना है? तो किसका टेम्परेचर कौन इजीली लिक्विफाई होगा? H2O। पक्का? तो उसको लिक्विफाई करने के लिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम करना पड़ेगा या कम ही करना पड़ेगा? और किसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है? HCl। तो उसको लिक्विड में लाने के लिए उनको टेम्परेचर ओनली कम करना पड़ेगा या बहुत कम करना पड़ेगा? बहुत कम। मतलब Ty का वैल्यू बहुत कम होगा और Ty का वैल्यू कम होगा। सही है ना? तो मान लेते हैं कि सपोज Tx का वैल्यू जो है वो कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये Ty का वैल्यू जो रहेगा वो 30 से ज्यादा रहेगा, 30 से कम रहेगा। तो ये मान लेते हैं कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब जिसका लिक्विफिकेशन इजीली हो रहा है उसका लिक्विफिकेशन टेम्परेचर ज्यादा होगा या कम होगा? समझ में आ रहा है? तो जिसका लिक्विफिकेशन इजीली हो
रहा है उसका लिक्विडिफिकेशन टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो किसका लिक्विडिफिकेशन इजीली हो रहा है? क्यों हो रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। तो जिसका फोर्स, देखो अब एक लाइन बन जाएगी, कौन सी? जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसका लिक्विडिफिकेशन भी ज्यादा होगा। सही है? मतलब लिक्विफाई इजीली होगा, ज्यादा होगा मतलब इजीली होगा। तो जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है वो लिक्विफाई इजीली होगा, और जो लिक्विफाई इजीली होगा उसको लिक्विफाई करने के लिए टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कम। मतलब जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है उसका लिक्विफिकेशन टेम्परेचर ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा। उसका लिक्विफिकेशन टेम्परेचर ज्यादा। एग्जांपल, H2O और HCl, किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है? H2O। तो देखो लिक्विफिकेशन टेम्परेचर H2O का कितना है? 30, और HCl का कितना है? 20। तो यहाँ से पता चलेगा। ठीक है, दो बातें मैं साफ में बता रहा हूँ, गैस को लिक्विड में और लिक्विड को गैस में। समझ में आ रहा है? नहीं समझा? एक बार देख लो। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर हमने एक सोल्यूट रखा हुआ है, और यहाँ पे हम लोग A जो है उसको सॉल्वेंट मानते हैं, और B को हम लोग क्या मानेंगे? सोल्यूट। तो B क्या बन जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो Vp क्या बन जाएगा? WA का मतलब क्या बन जाएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो WB क्या बन जाएगा? मैंने लिखा NA, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। NB का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मैंने लिखा यहाँ पे मोल्स हो गया। This is called as mole fraction of solvent and this is called as mole fraction of solute. ऐसे, ठीक है? अब यहाँ पे ओनली सॉल्वेंट है, और ये कौन से स्टेट में है? गैसीय स्टेट में। पहले हम लोग गैसीय स्टेट का एग्जांपल लेके समझेंगे। तो यहाँ पे जो A है ये भी गैसीय स्टेट में है, और B जो रहेगा ये भी गैसीय स्टेट में। क्लियर हुआ? और B हमारा क्या है? सोल्यूट, और A क्या है? सॉल्वेंट। अभी यहाँ पे हमारे पास 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 सॉल्वेंट है। मतलब पार्टिकल A कितने हैं? 21। कितने हैं? 21। हो गया? अब हम इन पार्टिकल्स को मोल्स मानते हैं। क्या मानते हैं? मोल्स। ठीक है, ये सॉल्यूशन, ये तो है अंदर, ये बाइनरी है या ट्राइनरी है? बाइनरी। कोई नहीं, एक ही है, कंपोनेंट एक ही है। कौन? सॉल्वेंट। सोल्यूट तो ऐड ही नहीं किया, क्योंकि ए का मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है वो गैसीय स्टेट में है। लिखा था गैसीय स्टेट में। हमको गैसीय स्टेट का काम कुछ नहीं है, हमको काम लिक्विड स्टेट का है। लेकिन लिक्विड स्टेट में जो भी कुछ होगा वो समझने के लिए गैसीय स्टेट में क्या होता है वो समझना जरूरी है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ शुरू करता हूँ। अब यहाँ पे कितने पार्टिकल्स हैं? तो क्या मैं इसका मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूँ? तो सॉल्वेंट का वही आएगा। कितना आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, अब सेकेंड थिंग, यहाँ पे जो प्रेशर है, जैसे पार्टिकल है तो वो रैंडम मोशन में रहेंगे। जब वो रैंडम मोशन में रहेंगे तो क्या करेंगे? वो कोलिजन करेंगे, और जब कोलिजन करेंगे तो वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, और जब प्रेशर एक्सर्ट करेंगे मतलब इनके वजह से कुछ ना कुछ प्रेशर है। तो यहाँ पे इस कंटेनर के ऊपर जो टोटल प्रेशर रहेगा वो सोल्यूट की वजह से या सॉल्वेंट की वजह से? सॉल्वेंट। पक्का? अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ PA। क्या लिखता हूँ? PA। PA का मतलब होता है प्रेशर ड्यू
अब यहाँ पे ओनली सॉल्वेंट है, यहाँ पे ओनली सॉल्वेंट है और उसके अंदर थोड़ा सा सोल्यूट ऐड किया, थोड़ा सा सोल्यूट ऐड किया। पहले कौन था? ओनली सॉल्वेंट। तो यहाँ पे सॉल्वेंट के अलावा और कुछ है क्या? नहीं है। तो इसको प्योर माने या इम्प्योर माने? प्योर। इसको प्योर सोल्यूट बोले, प्योर सॉल्वेंट बोले? प्योर सॉल्वेंट। क्यों प्योर बोला? यहाँ पे ओनली सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के अलावा दूसरा कुछ नहीं, इसलिए हम इसको बोलेंगे प्योर सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे? प्योर सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या होता है? प्रेशर ड्यू टू ए और दिस इज प्रेशर ड्यू टू सॉल्यूट। PA डिग्री का मतलब होता है प्रेशर ड्यू टू प्योर सॉल्वेंट और PB डिग्री का मतलब होता है प्रेशर ड्यू टू प्योर सॉल्यूट। दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। इसका मतलब होता है प्रेशर ड्यू टू सॉल्वेंट और इसका मतलब होता है प्रेशर ड्यू टू प्योर सॉल्वेंट। देखिए डिफरेंट। अभी यहाँ पे ये ओनली क्या है? ओनली सॉल्वेंट। और ओनली सॉल्वेंट होने की वजह से हम इसको क्या मानेंगे? तो प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर और सॉल्वेंट का प्रेशर दोनों सेम होंगे, डिफरेंट होंगे? क्यों? क्योंकि इम्प्योरिटी है कि नहीं है? पक्का। अब सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिक्स करेंगे तो प्रेशर किसकी वजह से रहेगा? सोल्यूट की वजह से, सॉल्वेंट की वजह से? दोनों की वजह से रहेगा। तो टोटल प्रेशर कितना रहेगा? प्रेशर ड्यू टू A एंड प्रेशर ड्यू टू B। यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ? क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि जब सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे तो प्योर कहाँ रहेगा? तो इम्प्योर हो जाएगा। और इसलिए हम यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे टोटल प्रेशर इक्वल्स टू प्रेशर ड्यू टू सॉल्वेंट एंड प्रेशर ड्यू टू सोल्यूट। इन दोनों का एडिशन रहेगा, वो बन जाएगा टोटल प्रेशर। ये बन जाएगा टोटल प्रेशर। और ये बताने का काम करता है डाल्टन्स लॉ। क्या कहता है? डाल्टन्स लॉ। तो वो दोनों के ऊपर डिपेंड रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब सेकंड जो लॉ आता है वो बोलता है किसी का भी पार्शियल प्रेशर कितना रहेगा। इसको बोल सकते हैं, ये टोटल प्रेशर हुआ, इसको क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर। इसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ड्यू टू सोल्यूट एंड पार्शियल प्रेशर ड्यू टू सॉल्वेंट। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ये प्योर के लिए, इम्प्योर के लिए? इम्प्योर के लिए। अब ये जो सॉल्वेंट है हमारा प्योर है या इम्प्योर है? तो प्रेशर किसकी वजह से है? प्योर इम्प्योर? सोल्यूट सॉल्वेंट। अब यहाँ पे मैंने 2 मोल्स ऐड कर दिए B के। प्योर या इम्प्योर? इम्प्योर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो टोटल प्रेशर है वो किसकी वजह से है? दोनों की वजह से है। अब दोनों में से किसकी वजह से प्रेशर ज्यादा होगा? दोनों कैसे स्टेट में है? किसकी वजह से? आपको कैसे पता? तो जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा रहेंगे उसकी वजह से प्रेशर। सही है गलत? सही। अब जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा रहेंगे उसके नंबर ऑफ मोल्स भी ज्यादा रहेंगे और जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा रहेंगे उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा रहेगा। सही है ना? सही है। तो आपने बोला कि जिसके पार्टिकल ज्यादा है उसकी वजह से प्रेशर ज्यादा रहेगा और आप बोलते हैं एक मोल में इतने पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो मोल्स बढ़ेंगे, पार्टिकल्स कम होंगे तो मोल्स कम होंगे। तो पार्टिकल्स का क्वांटिटी बढ़ेगा तो मोल्स का क्वांटिटी, और मोल्स का क्वांटिटी बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा या कम होगा? अब यहाँ पे देखो A के मोल्स 21 है, मोल्स मानते हैं, और B के मोल्स, तो किसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा? क्योंकि ये कितना आएगा? 21 डिवाइडेड बाय 23 और ये कितना आएगा? 2 डिवाइडेड बाय 23। तो A का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा, B का वैल्यू बहुत कम होगा। तो इस टोटल प्रेशर के अंदर मैक्सिमम प्रेशर किसकी वजह से रहेगा? A की वजह से। और मिनिमम प्रेशर किसकी वजह से रहेगा? समझ में आ रहा है? नहीं समझा? क्लियर हो गया? तो अब यहाँ पे क्या बताया कि हमको जब हमने इम्प्योर सॉल्यूशन बनाया है, तो इम्प्योर सॉल्यूशन में उनका पार्शियल प्रेशर कितना रहेगा वो फाइंड करने के लिए एक लॉ आता है जिसको बोलते हैं रॉल्स लॉ। कौन सा? रॉल्स लॉ। RAOULTS, रॉल्स लॉ। प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकता है, ठीक है? ये लॉ कहता है आपको किसी का भी पार्शियल प्रेशर निकालना है
आपको किसी का भी पार्शियल प्रेशर निकालना है तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसका प्योर में कितना प्रेशर था, साथ में उसका मोल फ्रैक्शन, उसका मोल फ्रैक्शन। आपने बोला था ना कि ए की वजह से प्रेशर ज्यादा होगा, बी की वजह से कम होगा। रीजन क्या बताया था आपने? ए के नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है तो उसके मोल्स भी ज्यादा रहेंगे, उसका मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये लॉ को बोलेंगे हम लोग रॉल्स लॉ और इस लॉ को बोलेंगे हम लोग सेटल्स लॉ। समझ में आ रहा है? ये किसके लिए? सॉल्यूट के लिए, सॉल्वेंट के लिए। ऐसे किसके लिए रहेगा? सॉल्यूट के लिए। तो क्या आएगा? Pb इक्वल्स टू Pb डिग्री प्लस सॉरी इनटू xb, क्या रहेगा? xb। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इफ मोल फ्रैक्शन मतलब A के नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है तो A का मोल फ्रैक्शन ज्यादा रहेगा, तो उसकी वजह से पार्शियल प्रेशर ज्यादा, और B की वजह से पार्शियल प्रेशर कम। तो A की वजह से ज्यादा है, B की वजह से कम है, तो टोटल प्रेशर जो रहेगा वो दोनों के ऊपर डिपेंड रहेगा। प्रेशर जो रहेगा वो दोनों के ऊपर डिपेंड रहेगा। नहीं समझा? क्लियर हो गया? पक्का? अब मैंने यहाँ पे सोल्यूट के पार्टिकल्स और बढ़ा दिए और 2 में 4 मिला दिए तो 6 हो गया। क्या प्रेशर ड्यू टू बी बढ़ेगा और प्रेशर ड्यू टू ए कम होगा। पक्का कम होगा, टोटल प्रेशर इक्वल रहेगा। कैसे? आप मोल फ्रैक्शन के हिसाब से जा रहे हो, मोल्स के हिसाब से नहीं जा रहे, क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या बोलता है? XA प्लस XB इक्वल्स टू 1। तो आपने XA का क्वांटिटी बढ़ा दिया है तो सिंपल सी बात है XB का क्वांटिटी कम होगा, या तो आपने XB का क्वांटिटी बढ़ा दिया है तो XA का क्वांटिटी कम होगा। आपने यहाँ पे नंबर ऑफ सोल्यूट को बढ़ाया तो सिंपल सी बात है XB का वैल्यू तो XA का वैल्यू कम होगा, तो अल्टीमेटली प्रेशर ड्यू टू B बढ़ेगा, प्रेशर ड्यू टू A कम होगा, लेकिन ओवरऑल प्रेशर कैसा रहेगा? समझ में आ रहा है? नहीं समझा? तो इस प्रकार समझ में आ रहा है? क्लियर है? हम ये मान के चल रहे कि इस प्रकार का रिएक्शन होगा तो इस प्रकार का नेचर क्या करेगा? ये शो करेगा। अब मैंने और सोल्यूट का क्वांटिटी बढ़ा दिया तो क्या होगा? सोल्यूट का प्रेशर बढ़ेगा या सॉल्वेंट का? सोल्यूट का प्रेशर बढ़ेगा। और सोल्यूट का प्रेशर क्यों बढ़ा? क्योंकि सोल्यूट का क्या बढ़ गया? मोल फ्रैक्शन। पार्टिकल्स बढ़े तो मोल्स बढ़ेंगे, मोल्स बढ़े तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, तो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। और किसका मोल फ्रैक्शन कम होगा? तो Pb का वैल्यू बढ़ेगा, Pa का वैल्यू कम होगा, तो उसी से क्या फाइंड करेंगे? टोटल प्रेशर। क्या काम करेंगे? टोटल प्रेशर। समझा नहीं समझा? क्लियर है? चलिए आगे। अब यहाँ पे हमको एक ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है? मानते हैं कि ये किसके लिए है? A के लिए, मतलब सोल्यूट सॉल्वेंट, और ये रहेगा B की वजह से, मतलब किसकी वजह से? समझ में आ रहा है? सोल्यूट भी गैसीय स्टेट में है, सॉल्वेंट भी गैसीय स्टेट में ही है, है ना? सोल्यूट भी गैसीय स्टेट में है, सॉल्वेंट भी गैसीय स्टेट में है, और दोनों के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिमिलर है। क्या बोला? दोनों के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिमिलर है। क्लियर हो गया? मतलब दोनों के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा रहेगा? सिमिलर रहेगा। ओके, अब XA, इसमें XA किसके लिए? A के लिए, तो यहाँ पे XA का क्वांटिटी 1 होगा, तो XB का वैल्यू कितना होगा? 0। कितना होगा? 0। तो यहाँ पे जो प्रेशर है, इस एक्सिस पे प्रेशर है, तो यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा वो A के वजह से होगा या B के वजह से? A के वजह से। और A के वजह से प्रेशर इतना है, तो इसको मानेंगे PA डिग्री। क्या मानेंगे? क्यों? क्योंकि ओनली क्या है? हम यहाँ जाते हैं तो क्या होगा? X से कितना होगा?
0 और एक्स बी कितना होगा, सॉरी एक्स बी होगा 0 और एक्स ए जो रहेगा वो कितना रहेगा, नहीं सर, एक्स बी रहेगा 1 और एक्स ए रहेगा 0। ओनली सोल्यूट है, ओनली सॉल्वेंट है, ओनली सोल्यूट। तो यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा वो सोल्यूट की वजह से, सॉल्वेंट की वजह से, पक्का। अब मानते हैं कि वो यहाँ पे है, इसको क्या बोलेंगे, पीबीडी, क्या बोलेंगे, पीबीडी। समझ में आ रहा है? एक इसके लिए सोल्यूट सॉल्वेंट और बी किसके लिए सोल्यूट, पक्का। अब सॉल्वेंट में थोड़ा थोड़ा सोल्यूट ऐड करते जाएंगे, सॉल्वेंट में थोड़ा थोड़ा सोल्यूट ऐड करते जाएंगे। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, Pt इक्वल्स टू Pa डिग्री इंटू XA प्लस Pd डिग्री इंटू XB लिख सकता हूँ। थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, स्टार्ट समझ में आ जाएगा तो एंड में समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये इतना ही नहीं है, एक और बड़ा टॉपिक इससे रिलेटेड है, इसलिए इसकी तरफ ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ हूँ तो किसका क्वांटिटी है, एक्स ए कितना है, तो एक्स ए का क्वांटिटी कितना होगा, 1। तो एक्स बी कितना बन जाएगा, ये होल टर्म 0। तो प्रेशर किसकी वजह से है, और ये मतलब कौन हुआ, सॉल्वेंट है, सोल्यूट, मतलब ओनली सॉल्वेंट है या सोल्यूट भी है, ओनली सॉल्वेंट। तो प्रेशर किसकी वजह से रहेगा, तो बोल सकते हैं यहाँ पे टोटल प्रेशर जो रहेगा वो किसकी वजह से रहेगा, क्लियर हुआ। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ Pt इक्वल्स टू Pa डिग्री, क्यों, एक्स कितना है 1 इंटू Pa डिग्री प्लस Pb डिग्री इंटू 0, तो ये बन जाएगा Pt इक्वल्स टू Pa डिग्री। नहीं समझा, यहाँ पे ठीक है। अब धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूट को ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे, अब सोल्यूट को ऐड करेंगे तो सोल्यूट के पार्टिकल बढ़ेंगे या कम होंगे, बढ़ेंगे। और सोल्यूट के पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो सोल्यूट के मोल्स बढ़ेंगे या कम होंगे, बढ़ेंगे। और सोल्यूट के मोल्स बढ़ेंगे तो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, और सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कम होगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब हम यहाँ से इधर जा रहे हैं, क्या पढ़ रहा है, सोल्यूट या सॉल्वेंट, तो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कम होगा, सही है। तो सॉल्वेंट की वजह से प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा, अरे सोल्यूट को बढ़ाया तो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएगा, और जब सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो प्रेशर किसकी वजह से बढ़ेगा, बी की वजह से। और किसका मोल फ्रैक्शन कम होगा, तो किसका प्रेशर कम हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो धीरे धीरे हम लोग सॉल्वेंट का मतलब सोल्यूट का क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं, तो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, और जब सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, समझ में आ रहा है। तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन जो रहेगा वो कम होगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना रहेगा, 0। उस टाइम पे सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना रहेगा, 1। तो टोटल प्रेशर किसकी वजह से रहेगा, सोल्यूट की वजह से, सॉल्वेंट की वजह से। समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ पे काउंट किया तो टोटल प्रेशर किसकी वजह से था, यहाँ पे देखेंगे तो, और इस रीजन में देखेंगे तो दोनों की वजह से, इस रीजन में देखेंगे तो, इस रीजन में देखेंगे तो, इस रीजन में देखेंगे तो ये लाइन जो है ये टोटल प्रेशर बताने का काम करेगा। ये लाइन जो रहेगा वो क्या करेगा, टोटल प्रेशर बताने का काम करेगा। समझा नहीं समझा? तो जब हमने मोल्स को चेंज किया तो टोटल प्रेशर सेम है या डिफरेंट है, टोटल प्रेशर सेम है या डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल प्रेशर कितना था, इक्वल्स टू Pa डिग्री, देखो ना ये टोटल प्रेशर इक्वल्स टू Pa डिग्री। अब धीरे धीरे हमने एक्स ए का क्वांटिटी कम कर दिया और एक्स बी का क्वांटिटी बढ़ा दिया, हम यहाँ पे आ गए, तो टोटल प्रेशर इतना है। इसको मैं कौन सा ग्राफ बोलूँगा, पीटी वाला, क्या बोलूँगा, पीटी। तो ये वाला ग्राफ कौन सा है, पीए या पीए डिग्री, पीए। ये वाला ग्राफ कौन सा रहेगा, ठीक है।
स्टार्टिंग से एंड तक प्रेशर सेम है या चेंज हुआ? प्रेशर कब सेम होगा, कब चेंज होगा, ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और यहाँ का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों सेम है या डिफरेंट है? अब दोनों का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होगा तो उनकी वजह से होने वाला प्रेशर सेम होगा या डिफरेंट होगा? क्योंकि यहाँ पे जो प्योर का प्रेशर था, प्योर सॉल्वेंट का और प्योर सॉल्वेंट का, दोनों का प्रेशर सेम है डिफरेंट है? सेम। और दोनों का प्रेशर कब सेम होगा? जब दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होगा या दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट होगा? सेम। मैंने बोला ए और ए के बीच में इंड्यूस्ड डाइपोल है, बी और बी के बीच में इंड्यूस्ड डाइपोल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है डिफरेंट है? सेम। समझ में आ रहा है? अब मैं यहाँ पे दूसरा ग्राफ प्लॉट करता हूँ। यहाँ लिखता हूँ मैं ए और यहाँ लिखता हूँ मैं बी। यहाँ पे x a का क्वांटिटी रहेगा 1 और x b का क्वांटिटी रहेगा 0। यहाँ लिखता हूँ मैं x a का क्वांटिटी रहेगा 0 और x b का क्वांटिटी रहेगा 1। ठीक है? तो जब यहाँ रहेंगे और जो प्रेशर रहेगा वो किसकी वजह से रहेगा? सोल्यूट के सॉल्वेंट के। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे P a डिग्री, क्या लिख सकते हैं? P a डिग्री। क्यों? क्योंकि हमारे पास ओनली क्या है? सॉल्वेंट, सोल्यूट तो ही नहीं। मैं यहाँ लिखूंगा तो ओनली कौन है? तो यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा किसकी वजह से? और अब मैंने ऐसा लिख दिया डिग्री। इसका मतलब सॉल्यूट की वजह से, प्योर सोल्यूट और प्योर सॉल्वेंट में से किसका प्रेशर ज्यादा है? ऐसा क्यों हुआ होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल है अनइक्वल होने की वजह से? किसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा? ए और बी में से अरे कौन कितना ज्यादा प्रेशर करेगा ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा रहेगा या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो प्रेशर ज्यादा रहेगा? कम होगा। ये गैसियस पार्टिकल रैंडम मोशन में घूम रहे हैं और दो गैसियस पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है तो मूवमेंट ज्यादा होगा या कम होगा? और दो पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन कम होगा तो मूवमेंट ज्यादा। मतलब सिंपल सी बात है, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा उतना मूवमेंट इजीली होगा और जितना मूवमेंट इजीली होगा उतना प्रेशर ज्यादा रहेगा। तो प्रेशर ज्यादा रहेगा या कम रहेगा ये कैसे पता चलेगा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वोलेटाइलनेस कम होगा और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो वोलेटाइलनेस ज्यादा। अब मुझे बताओ प्योर सॉलिड और प्योर सॉलिड में से किसका प्रेशर ज्यादा है? प्योर सॉलिड और प्योर सॉलिड में से किसका प्रेशर ज्यादा है? प्योर सॉलिड। ये किसका प्रेशर है? सॉलिड। और ये किसका है? सॉलिड। इसका मतलब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा और यहाँ पर कम होगा और यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? अभी अब यहाँ पे हमारे पास कौन है और कौन नहीं है? सॉल्वेंट है और सोल्यूट नहीं है। अब धीरे धीरे सोल्यूट को ऐड करते जाएंगे। कौन सा सोल्यूट? जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है या जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है? समझ में आ रहा है? तो धीरे धीरे ये लाइन बढ़ती जाएगी और जब ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। सही है? तो ये जो ग्राफ हमने प्लॉट किया ये किसके लिए था? P A या P A डिग्री? और ये वाला था P E। What about the PT? ये इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा या इक्वल रहेगा? इंक्रीजिंग। मतलब सोल्यूट को ऐड करने के वजह से टोटल प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि हमने जिस सोल्यूट को ऐड किया है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। मतलब पहले क्लास में 10 बच्चे थे आपकी क्लास के जिनके बीच का इंटरेक्शन ज्यादा था, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो सिंपल सी बात है प्रेशर कम। अब आपके बीच में हमने जिस 10 लोगों को लेके आ गए थे उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। सही है ना? तो इसके वजह से प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। लेकिन आपके बीच में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो जिन पार्टिकल्स को यहाँ लेके आए उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज्यादा है तो टोटल प्रेशर
प्रेशर कम होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो टोटल प्रेशर का ग्राफ रहेगा वो इंक्रीजिंग आएगा डिक्रीजिंग आएगा। अब किसी ने पूछा कि टोटल प्रेशर बढ़ा क्यों, क्या बोलेंगे? जो सॉल्यूट जिस सॉल्वेंट के अंदर हम सोल्यूट को ऐड कर रहे हैं, अब देखो सॉल्वेंट कौन है? ए। तो पहले जो पार्टिकल्स इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था किसके बीच में? ए और ए, और इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था। अब यहाँ पे हमने किसको मिला दिया? इसको मिला दिया बी। तो क्या होगा? ए के बीच में बी, फिर कौन आएगा? ए, फिर कौन आएगा? बी, फिर कौन आएगा? ए। सपोज ये जो बी आया है ये ज्यादा फोर्स वाला है, तो वो इन दोनों को पकड़ कर रखेगा, छोड़ेगा? क्योंकि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो वो क्या करेगा? इन दोनों ए को स्ट्रांगली पकड़ेगा या दूर लेके जाएगा? और स्ट्रांगली पकड़ेगा तो इस बी के वजह से इस ए का जो घूमने का स्पीड था वो बढ़ेगा या कम होगा? और जब इसका घूमने का स्पीड कम हो जाएगा तो टोटल प्रेशर, तो ये बी जो है वो टोटल प्रेशर को बढ़ाने का काम कर रहा है, कम करने का काम कर रहा है। कैसा? जिनके बीच का इंटरेक्शन कम था उसके बीच का इंटरेक्शन बढ़ा के। नहीं समझा? तो टोटल प्रेशर बढ़ेगा कम होगा? क्योंकि ये जो हमने ऐड किया है वो प्रेशर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाने वाला है कम करने वाला है? बढ़ाने वाला। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है प्रेशर क्या करेगा? कम होगा। हमने बोला हमने जो बी ऐड किया है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटाने वाला है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था और इनके बीच में कौन आ गया? और ये आने की वजह से इनके बीच का इंटरेक्शन बढ़ा या कम हुआ? तो ये पहले से ज्यादा फ्रीली मूव करेंगे या पहले से कम? और पहले से ज्यादा इजीली मूव करेंगे तो सिंपल सी बात है उनका रैंडमनेस ज्यादा होगा, और उनका रैंडमनेस ज्यादा रहेगा तो प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो ये वाला ग्राफ किसके लिए आएगा? सोल्यूट ज्यादा वोलेटाइल है या सॉल्वेंट? प्योर स्टेट में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है? सोल्यूट का या सॉल्वेंट का? तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है और सोल्यूट का वेपर प्रेशर कम है। उल्टा हो गया? सोल्यूट का वेपर प्रेशर ज्यादा है और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम है। तो इसमें ज्यादा वोलेटाइल कौन है? सोल्यूट या सॉल्वेंट? सपोज मैंने बोला ऐसा नहीं है, सॉल्वेंट ज्यादा वोलेटाइल है, तो ग्राफ क्या होगा? यहाँ पे कौन है? ए, और यहाँ पे कौन है? बी। इसको लिखेंगे हम लोग x a का वैल्यू कितना रहेगा? 1 और x b का वैल्यू 0। इसमें क्या होगा? x a का वैल्यू कितना रहेगा? 0 और x b का वैल्यू 1। इसको मैंने बोला है पार्शियल प्रेशर ड्यू टू a, और यहाँ रखा मैंने पार्शियल प्रेशर ड्यू टू b। तो प्योर स्टेट में किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है? मतलब किसका प्रेशर ज्यादा है? ए और बी में से? सोल्यूट का या सॉल्वेंट का? मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट में से किसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए? सोल्यूट में, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा इसलिए उसका वेपर प्रेशर मतलब प्रेशर जो रहेगा वो कम रहेगा। तो यहाँ पे टोटल प्रेशर का जो ग्राफ आएगा वो इंक्रीजिंग आएगा डिक्रीजिंग आएगा? यहाँ पे जो टोटल जो रहेगा वो नहीं समझा? क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो ये बात बिल्कुल गलत है कि टोटल प्रेशर हमेशा इक्वल रहेगा। बोलने के लिए हमेशा बोल सकते थे लेकिन लिमिटेड। कब? जब सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के बीच का इंटरेक्शन सेम होता है तो सेम रहेगा, अदरवाइज टोटल प्रेशर तो बढ़ जाएगा, तो टोटल प्रेशर कम। डिपेंड किसके ऊपर करेगा? हम जिसको ऐड कर रहे हैं, वो सॉल्वेंट के बीच में जाके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाने का काम कर रहा है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम कराने का? समझ में आ रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाने का काम करेगा तो टोटल प्रेशर कम होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम कराने का काम करेगा तो टोटल प्रेशर बढ़ जाएगा। नहीं समझा? देखना है 2 मिनट आपके पास है। मतलब मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में भले ही आपको बोल दूं कि टोटल प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, बट ये उतना सही नहीं है। रियल में देखा जाएगा तो 3 पॉसिबिलिटीज है। टोटल प्रेशर मे इंक्रीज, मे डिक्रीज, मे कांस्टेंट। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
पूरा नहीं समझा तो कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि एक तो भी समझा मतलब मैं से और मुझे पता एक तो भी है जिसको समझा है तो उसको डबल से तैयार कर सकता हूँ कि हाँ बोल देते। ठीक है, और ये जो समझा है वो लिखना है, क्या लिखना है मैंने